नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है पॉलिटी की जो हमने चला रखी है, उसमें जो अगला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो कि पूछे गए हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, सीडीएस एनडीए और सीआईएसएफ एलडीसीई के एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के। और ये जो चैप्टर है आप लक्ष्मीकांत जो है, एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, इस बुक से आप जो है करिए और उसके बाद ये जो वीडियो देखिए और उसके बाद जो भी आपको चीज़ें लगती हैं जो आपकी गलत हुई हैं उसको अपने नोट्स में उतारिए। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएपीएफ एसी 2015 का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट हमारा क्या क्या कर सकता है आर्टिकल 3 के हिसाब से भारत के संविधान में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, दूसरा कह रहा है ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, तीसरा कह रहा है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, और चौथा कह रहा है इस्टेब्लिश एन ऑटोनॉमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट। तो देखो आर्टिकल 3 के अंदर डिक्लेयर वॉर कैसे कर देगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। तो 1 तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा हर जगह से। ठीक है, उसके बाद ऑल्टर बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये जो दो स्टेटमेंट है ये हमारे सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, 2 and 3 ओनली। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। और ये जो सारा सॉल्यूशन है इसका सोर्स जो है लक्ष्मीकांत ही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ऑल्टर द एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट अपने कानून के हिसाब से क्या कर सकता है, कोई जो स्टेट है उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है। उस स्टेट का जो नाम है वो नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट वो भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और एरिया भी बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पे इसने बोला है ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखो स्टेटमेंट नंबर 2 में ऑल्टर बाउंड्री इंक्रीज एरिया आर करेक्टली विद द पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 1 बोले कि भैया वॉर डिक्लेयर कर देना, तो ये वॉर जो डिक्लेयर करने वाली चीज़ है ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कह रहा हूँ सीएपीएफ एसी 2013 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिफाइंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर ट्रू इन रिगार्ड। कह रहा है कि भैया देखो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये एक नई स्टेट फॉर्म कर सकता है बाय सेपरेटिंग बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि कोई एक बड़ी स्टेट है उसको तोड़ के दो नई स्टेट बन सकती है, ये बोला इसने। और या तो दो बड़ी जो स्टेट है उनको मिला के एक बड़ी स्टेट और बन सकती है, जैसे यूपी है, यूपी तोड़ के उत्तराखंड और यूपी बनी, ऐसी कोई दो स्मॉल स्टेट मिला के भी एक बड़ी स्टेट बन सकती है, ये इसने बोला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, अब तो जो प्रोसीजर है उसमें से उसके रिगार्ड में इसने पूछा है कौन कौन सी प्रोसीजर यहाँ पे सही है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे इस लक्ष्मीकांत के अंदर तो सिंपल मेजोरिटी से ही ये जो बाउंड्री का ऑल्टरेशन वगैरह जो है ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, कोई इफेक्टिव या फिर स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे नहीं लगती है। दूसरा कह रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हु यूजुअली हैज़ टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस प्रपोजल इन द बिल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जब भी कोई बाउंड्री होती है उसको चेंज करना होता है, वे स्टेट का जो एरिया है उसे बढ़ाना या घटाना होता है, तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, वो बिल भेजता है कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या होता है, वो उसको देखता है, उसे पास करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी फैसला हो उस बिल से रिगार्डिंग वो बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि अगर स्टेट ने मना कर दिया तो वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेट ने माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, फिर वो पार्लियामेंट में जाके वो चीज़ पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पे होता है, हु यूजुअली हैज़ टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस प्रपोज इन द बिल। ठीक है, और तीसरा बोला है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, तो ये बिल्कुल गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडीएस 1 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, देखो वही चीज़ बोल रहा है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बोला कि एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला बोल रहा है रेटिफिकेशन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट्स इज नेसेसरी फॉर द अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। और तीसरा कह रहा है कि द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें केवल थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 368 तो दूसरा आर्टिकल होगा। देखो यहाँ पे समझते हैं स्टेटमेंट 1 जो इसने बोला है ना, एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट नीड टू बी मूव्ड अंडर आर्टिकल 360 बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डनरी बिल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 368 के तहत क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसके तहत मूव किया जाता है।
बट आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट लिखा है, आर्टिकल 3 के अंदर होगा ये, 368 के अंदर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन। यानी कि इसने बेसिकली क्या बोला है, देखो, रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट्स इज नेसेसरी, यानी कि 1/2 जो स्टेट है उसकी मतलब मंजूरी ज़रूरी है किसी भी तरह का वो करने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को मनाही करी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आर्टिकल 3 के अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी। और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो तो सही है कि अ बिल टू रीऑर्गेनाइज स्टेट कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा। इट इज़ एन ऑर्डिनरी बिल, याद रखना, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आगे बात करते हैं सीडीएस 2019 के अंदर बोला है इसने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो देखो वही चीज़ इसने घुमा फिरा के पूछ रहा है सीडीएस 2019 में भी। देखो क्या बोला है इसने, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है। दूसरा कह रहा है पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि कम कर सकता है। अगला बोला इसने पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, और अगला बोला है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इसने बोला नॉट करेक्ट। तो देखो पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है एरिया, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 3 के तहत कर सकता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। पार्लियामेंट डिक्रीज भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, वो भी आर्टिकल 3 के अंदर कर सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, ये तो कर सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर। और इसने पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, तो इसलिए 3 और 4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन जो है अच्छे से दे रखा है। आगे बात करते हैं सीडीएस 2015 के अंदर, देखो क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट्स इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे नॉट करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सच अ लॉ विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 368 का कोई भी बाउंड्री से लेना देना है ही नहीं, ठीक है, आर्टिकल 3 का लेना देना है, इसलिए यहाँ पे बार बार आर्टिकल 368 देके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। और क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, थोड़ा सा सोल्यूशन पढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू स्टेट फॉल अंडर आर्टिकल 3, नॉट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डील्स विद व्हाट, विद पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान को जो है अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सीडीएस 1 2014 के अंदर क्या बोला भैया इसने, कि देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई और एनुअल द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्चुअली विदाउट एक्चुअली अमेंडिंग देम। दे इंक्लूड व्हाट, तो दे इंक्लूड ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, ठीक है। एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 रिलेटिंग टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। तो 1 and 2 ये है इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट इन, यानी कि नया जो है नई स्टेट को भी, नई एरिया को भी कैप्चर करके एक स्टेटहुड की दर्जा दे सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। और 3 क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, जैसे किसी स्टेट का नाम बदल दिया, तोड़ के 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया, फिर 2 स्टेट को मिला के एक बड़े स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं सीडीएस 1 2008 के अंदर, देखो क्या बोल रहा है ये, कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द 3 लिस्ट दैट डिवाइड द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 7 शेड्यूल, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो हम पढ़ते हैं ये 7 शेड्यूल के अंदर आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एसएससी लेवल का। आगे बात करते हैं सीआईएसएफ एसी के अंदर क्या बोला है इसने 2023 में, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बता दो इसमें कौन सी चीज़ जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी अगर पढ़ोगे आप, कर्नाटका वॉज क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो ये जो है दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नॉट करेक्ट, देखो, while the State Reorganization Act of 1956 did play a significant role in reorganizing India's state on linguistic lines, it did not create Karnataka directly. Instead, it created a state named Mysore. ठीक है, पहले इसने क्या क्रिएट किया, मैसूर, which included most of the Kannada speaking regions of South India. The state of Mysore was later renamed into Karnataka in 1973. ठीक है, via Mysore State Alteration of Name Act 1973. ठीक है, so the statement Karnataka was created by State Reorganization Act 1956 is inaccurate. It would be more accurate that to say that Mysore was created by the State Reorganization Act 1956. ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये जो ऑप्शन है ये सही है, इन्हें पढ़ लो आप। जैसे गोवा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड कश्मीर, दमन कश्मीर कह रहा हूँ, सॉरी, दमन एंड दीव इन 1987। और स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस उस टाइम पे बहुत बड़ा एक एरिया था।
आगे बात करते हैं CSF LDCE 2019 के अंदर देखो क्या बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज या आर करेक्ट। टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बता दो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला बोल रहा है कि इट कंप्राइजेज ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोला, इट कंप्राइजेज ऑफ यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है, यूटीज हमारे यहाँ है। अगला कह रहा है इट में इंक्लूड अदर एक्वायर टेरिटरी, अगर जो बाकी एक्वायर टेरिटरी करी भारत ने तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या बोला है इसने कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स वाइल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखना। ओके, आगे बात करते हैं CISF ACLDC 2017 क्या बोला है। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2012 CISF के पेपर में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ व्हाट, अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमेशा याद रखना दोस्तों, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल स्टेट है। इनफैक्ट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जो फेडरल वर्ड है ना, ये जो फेडरल शब्द है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या है, नहीं मिलेगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन UPSC जियो साइंटिस्ट 2020 का है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। द पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे इनके एरियाज़ हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादर एंड पुडुचेरी। तो आप थोड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग थोड़ा देख लेना, लार्जेस्ट देख लो, स्मॉलेस्ट देख लो, क्योंकि कुछ नहीं पता, आगे चल के कुछ भी पूछ ले। UPSC CSE 2007 में देखो क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है, लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखी है ये कि कौन सा पहला हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, देखो सबसे पहले नागालैंड आया, कब फॉर्म हुआ, 1 दिसंबर 1963, किसके द्वारा, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंदर, ठीक है। नागालैंड, उसके बाद हरियाणा आया, फॉर्म्ड इन 1 नवंबर 1966, पंजाब से टूट के हरियाणा बना। उसके बाद सिक्किम, फॉर्म्ड ऑन 16 मई 1975, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे लेट 1987 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो NHSA, ठीक है। नागालैंड, हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम जो है वो 74 के अंदर वो आया था, उसके बाद फिर 76 के अंदर से फुल फ्लेज स्टेट का भी दर्जा मिला था, ठीक है। पहले ये एसोसिएट स्टेट के नाम पे आया था सिक्किम। तो लक्ष्मीकांत के अंदर आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, UPSC CSE 2000 का क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बता दो, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दादर एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनी रूल्ड इन 1954, ये गलत बात है। फ्रेंच कॉलोनी के अंदर नहीं थे दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली और गोवा जो है वो पुर्तगालियों के राज्य के अंदर थे, ठीक है। पोर्टुगीज टेरिटरी जो थी इंडिया के अंदर वो गोवा में थी, दमन एंड दीव में थी, दादर नागर हवेली में थी। फ्रेंच टेरिटरी जो थी वो पुडुचेरी में थी, करिकाल में थी, माही और यनम में थी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है आपको याद रखना कि पोर्टुगीज़ में क्या था और फ्रेंच में क्या था, थोड़ा बहुत देख लेना, सिंपल क्वेश्चन था वैसे वो। आगे बात करते हैं, CAPF AC 2017 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ द धार कमीशन। अब यहाँ पे कई सारे कमीशंस इस चैप्टर के अंदर हैं, जैसे SK धार कमीशन हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, JVP कमीशन हो गया, ठीक है। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया। उसके बाद फैजल अली कमीशन हो गया। तो ये जो कमीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत देखना है कि किस कमीशन का क्या मैंडेट था। तो इसका क्या मैंडेट था, ऑप्शन नंबर बी, टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट, ठीक है। कि भैया स्टेट जो है लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे स्टेट का क्रिएशन हो सकता है कि नहीं, तो उसके ऊपर धार कमीशन बैठा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे दे रखा है अलग अलग कमेटी, JVP हो गया और ये सब हो गया, तो उसको आप थोड़ा बहुत देख लेना। आगे बात करते हैं, NDA 2021 के अंदर बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सिक्किम, ठीक है। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 इज रिलेटेड टू सिक्किम। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो 35th अमेंडमेंट 1974 में सिक्किम को क्या हुआ था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था। फिर 36वां अमेंडमेंट आया 75 में और सिक्किम को क्या मिल गया, फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया, ठीक है। और आर्टिकल 371F के अंदर स्पेशल प्रोविज़न है सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 371 की जो सीरीज़ है ना, F, E और D वगैरह ये सब जो है वो भी याद कर लेना, इसमें भी कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा है UPSC ने। आगे बात करते हैं, CAPF AC 2018 प्रीवियस क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू व्हाट। तो सिक्किम पे हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिक्किम के साथ सीन क्या हुआ था, पहले इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, उसका फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और फिर जाके से फुल फ्लेज स्टेट भारत का मिला,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसने देखो क्या बोला है, एसोसिएट स्टेट कब बना था भारत का, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 में ये एसोसिएट स्टेट बना था। और अगर क्वेश्चन होता कि फुल फ्लेज कब बना था, तो इसका आंसर होता 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, सी जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरी कहानी जो है यहाँ पे दे रखी है। आगे बात करते हैं, CAPFAC 2012 में बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग टेरिटरीज विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। 1947 के बाद कौन सी टेरिटरीज हैं जो भारत का पार्ट बनी, ठीक है। भारत का पार्ट तो बेसिकली चारों ही टेरिटरी बनी, सारे ही बनी, ठीक है। लेकिन इसने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दो, पहले कौन सी बनी और लास्ट में कौन सी बनी। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे आ जाओ सीधे। सबसे पहले क्या बना, पुडुचेरी बना, ठीक है। डी फैक्टो ट्रांसफ़र 1974 में, 1954 में, और फॉर्मल मर्जर फिर लास्ट में पूरा मर्ज का हुआ था 62 के अंदर। फिर दादरा नागर हवेली बनी 54 में, इनको पुर्तगाली से हमने आज़ादी दिलाई, ठीक है। और फिर 61 में मर्ज हुआ। फिर गोवा दमन एंड दीव, यहाँ पे भी हमने 61 के अंदर ऑपरेशन विजय चलाया, जहाँ से हमने पुर्तगालियों को भगाया, और फिर 61 के अंदर हमें इसको फिर ऑब्जॉर्व किया। फिर सिक्किम की कहानी वही, हमें 75 के अंदर हमने इसे फुल फ्लेज स्टेट जो है दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, सिक्किम को 35th अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया, 1974 में एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर हमने क्या किया, इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया हमारा CDS 1 2018 का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वॉज सिक्किम एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये फुल फ्लेज पूछ रहा है, ठीक है। अगर एसोसिएट बोलेगा तो एसोसिएट यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। एसोसिएट यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्लिसिटली लिख के देगा UPSC। अगर नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि फुल फ्लेज स्टेज की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 36 पे टिक करूँगा, ठीक है। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। और सिक्किम का स्पेशल प्रोविजन किस में है, आर्टिकल 371F में, ये याद रखना एटलीस्ट, सिक्किम का तो याद देखना। आगे बात करते हैं, EPFO 2004 का बोला है इसने। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर पर्पज इन लोकसभा ओनली। भैया लोकसभा के अंदर ही क्यों होगा, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेगा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके पास जाएगा, फिर वो हाँ या ना, हाँ बोले या फिर ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आगे जाके पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो उसकी बाउंड्री जो है वो अल्टर हो जाएगी, या फिर उसका नेम चेंज करना होगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही चीज़ बोली है। तीसरी स्टेटमेंट इसने बोली है कि इन इंडिया अ बिल सीकिंग टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो इसने क्या बोला है, अ बिल सीकिंग टू अमेंड, यहाँ पे अमेंडमेंट की बात करी है, अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 3 है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, इट कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, नॉट सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी दे रखा है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट बताया, ये मैंने शायद गलत बताया आपको, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, ठीक है। इसको जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी है ये गलत है, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए इसकी जगह, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन को आप देख लेना। आगे बात करते हैं, CISF AC 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कैनेडियन फेडरेशन देन अमेरिकन, ठीक है। कि भारत का जो यूनियन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है ये कनाडा की तरह ज़्यादा है और अमेरिका की तरह कम है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि क्या है, कनाडा में क्या है कि जो यूनियन है कई सारे स्टेट्स हैं कनाडा के अंदर भी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। सेंटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। वेरस अमेरिका में क्या है, कई सारे स्टेट हैं, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है वहाँ पे अमेरिका में, और स्टेट्स के बाद बहुत ज़्यादा पावर रहती है। इसलिए अमेरिका के अंदर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल, ठीक है, फेडरल। इंडिया के अंदर क्या है, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन का मतलब ये है कि सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। आगे बात करते हैं, रेजिडुअल पावर आर वेस्टेड इन द यूनियन, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिसीड, सिसीड मतलब अलग हो जाना। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल एंटी नेशनल वाली चीज़ हो गई कि कोई स्टेट कह दे कल को कि भाई मैं भारत में रह नहीं रहा, तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अलाउ करेगा। तो इसलिए इसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
आगे बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर बोला है इसने, पहले स्टेटमेंट कह रहा है दादर एंड नागर हवेली विच इमर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन इन 1961 वर रूल्ड बाय द पोर्टुगीज। ठीक है भाई, सही बात है। अगला कह रहा है पुडुचेरियन चंदर नागोरी वर रूल्ड बाय फ्रेंच। ठीक है, पुडुचेरी तो था ही। उसके बाद गोवा गॉट इज फ्रीडम इन 61 अंडर ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत ही डिटेल वे में दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। अगला यूपीएससी सीबीआई डीएसपी 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज एडमिटेड एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट जैसे मैं देखूंगा मैं चुपचाप सिक्किम पे ताला लगाऊंगा। और कब आया था, 35वें अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था 1974 में। और इसको फुल फ्लेज कब मिला था, 36वें अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मिला था। और इसके स्पेशल प्रोविज़न किसके थ्रू है, आर्टिकल 370। यहाँ पे अपना बताओ कौन सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं सीएपीएफएसी 2016 के अंदर क्या बोला है इसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको याद रखना आप। और ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेना आप, क्योंकि ये कश्मीर से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट ही है। आगे बात करते हैं सीएपीएफएसी 2012 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज़ नॉट करेक्ट। सही नहीं है, बता दो भैया कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अ स्टेट बाउंड्री वर ड्रॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो ये गलत बात है। यहाँ पे लैंग्वेज भी लिया गया था और कई सारी चीज़ें ली गई थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक चीज़ें ज़्यादा ली गई थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस भी लिया था। इस पर प्रॉपर लक्ष्मीकांत के अंदर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो अलग अलग कमिटीज़ बैठी, फिर लास्ट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो उसमें यही डिबेट चल रही थी कि भाषा के हज़ार पे जो स्टेट का वो है स्ट्रक्चर है वो हम बनाएं कि ना बनाएं। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर कई सारी चीज़ें ली गई, तो उसको आप एक बार चैप्टर के अंदर पढ़ना। आगे बात करते हैं एनडीए के अंदर इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो ये बता दो आप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये गलत बात है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। किसके पास है, तो देखो ये किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास है। हमने जैसे अभी बात करी थी, स्टेट लेजिस्लेचर का बस इतना रोल है कि वो हाँ बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं, और उसकी हाँ या ना का कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स में दे रखा है, नेम ऑफ स्टेट, नेम चेंज ऑफ अ स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर्स ओपिनियन इज सॉट बट नॉट बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। जैसे मद्रास का नाम चेंज हुआ, तमिलनाडु, बॉम्बे, फिर लास्ट में जो बॉम्बे प्रोविंस था बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा सा जो बॉम्बे प्रोविंस था तो वो महाराष्ट्र बना, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी का सीबीआई 2021 का, कह रहा है कि अ स्टेट कैन बी चेंज टू अ यूनियन टेरिटरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। सो ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोड्यूसिंग अ बिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे हमने बताया था, आफ्टर सीकिंग ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न एंड पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी वाले याद रखना, यहाँ पे कई बार खेल जाते हैं, स्पेशल लिख देगा। स्पेशल केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा, अमेंडमेंट उसके अंदर ही आएगा स्पेशल, यहाँ पे तो सिंपल और पार्लियामेंट। तो अभी हमने ऊपर बात भी करती कि भैया प्रेसिडेंट जो है वो लागू करता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर को देता है, वो हाँ बोले या ना बोले तो बात अलग है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के पे जाके वो पास हो जाता है। ठीक है, फिर चाहे उसका फिर नाम चेंज करो, डिवाइड करो, या फिर उसकी एरिया बढ़ाओ या घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेनेशन, आप आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2024 का। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी द पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग, एन इलेक्टेड और पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन है सी, अरे सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 239A एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और जहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है वो इलेक्टेड मेंबर कंसिस्ट करता है, और जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट होकर भी कुछ मेंबर्स आ सकते हैं, बाकी लार्जली इलेक्टेड होकर आते हैं। ऐसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली चीज़ है वो भी आर्टिकल 239A जो है वो अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेटर। और यूनियन टेरिटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और जैसे स्टेट में गवर्नर होता है केंद्र से शासित, वैसे ही यूटी में कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, तो जैसे पुडुचेरी हैज़ इट्स ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वर अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन अगस्त 1953। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस फजल अली, के एम पनिकार एंड हृदयानाथ। ठीक है,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर से पूछा है। अगला क्वेश्चन CSE 2025 का है, यूपीएससी CSE का, कह रहा है कि यहाँ पे स्टेट है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश इज द कैपिटल नेम्ड आफ्टर फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। तो ये सही स्टेटमेंट है, इसको याद भी रखना आप। देखो मुझे को ये पता नहीं था ये फैक्ट कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर फोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नागालैंड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल सही बात है, पहले 35th और फिर 36th। ठीक है, आगे बात करते हैं। त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 एंड लेटर अटेंड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। ये भी सही बात है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल ईटानगर इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट कॉल ईटा फोर्ट। ठीक है, ईटा फोर्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। इट मीन्स ब्रिक्स इन नीशी लैंग्वेज, सो ईटानगर फोर्ट ऑफ ब्रिक्स, ये इसका मतलब है। देखो ये फैक्ट मेरे को आज पता चला। द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, नामदफा एंड मॉलिंग। अगला, नागालैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टेट थ्रू 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। ठीक है, एंड वॉज कार्ड आउट ऑफ असम। अच्छा, मैंने यहाँ पे नागालैंड को सिक्किम समझ गया, इसलिए मैंने 35 लिख दिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये सिक्किम के लिए लागू है 35 वाला। नागालैंड के लिए यहाँ पे कौन सा है, नागालैंड के लिए 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखो, त्रिपुरा कह रहा है इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ यूनियन टेरेटरी इन 1956 विद द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, देन बिकेम अ यूनियन टेरेटरी। ठीक है, तो ये जो है आप देख लेना दोस्तों। इसी के साथ हमारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, किस चैप्टर के, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसके काफ़ी सारे 30 प्रीवियस क्वेश्चंस हमने प्रॉपर किए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का वो उठाएंगे और उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, तो उनको बता दूं कि भैया जो साइंस है, साइंस के हमने चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं इस उस पर चैनल पे। और उसके बाद जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं इस चैनल पे। साथ ही साथ जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं हमने इस चैनल पे। और अब हम कर रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी के चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। और बहुत लोगों का सवाल है कि CAPF के अंदर जो CAPF होने वाला है अभी जुलाई में, उससे पहले पहले हो जाएगा क्या। तो देखो, उससे पहले पहले मेरा ये टारगेट है कि जो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हमारे जैसे यूनियन टेरिटरी हो गया, उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, उसके बाद DPSP हो गया, DPSP, ये जो टॉपिक्स हैं। उसके बाद पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक लार्जर चंक हो जाएगा। बाकी मैं ये करता है, ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, चैनल खोलना, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाना, वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइंस चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से होगा, फिर ऐसे हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री कोर्स के नाम से। ठीक है, ऐसे ज्योग्राफी प्रीवियस क्वेश्चंस के नाम से होगा। ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। और यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, बट चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा कि पहले चैप्टर, उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस UPSC ने पूछे ऐसे करके। तो यही एक चैनल है जहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।